आपको बताते चले, राजेंद्र सिंह राठौड़ ने डोटासरा पर हमला बोला है। सोशल वॉर की एक और तस्वीर, जहां पर राजेंद्र सिंह राठौड़ ने डोटासरा पर हमला बोला है। बेरोजगारों का पर्चा लीक करने में भी मेहनत होती है, ये बयान सामने आए हैं। ये अजीबोगरीब कहानी आपकी अदा से ही क्यों बयां होती है। गोविंद सिंह डोटासरा पर राजेंद्र राठौड़ ने बड़ा पलटवार किया है। गलत फहमी ना पाल, ये जनता का पर्चा है। तेरे सिर्फ टोल बजरी और भूमाफिया होने की चर्चा है, ये तंज कसा गया है राजेंद्र राठौड़ की ओर से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर। तो लगातार सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर वार और पलटवार कर रहे हैं और इसी क्रम में एक और बयान सामने आए हैं, जहां पर राजेंद्र राठौड़ ने डोटासरा पर कटाक्ष कसा है और कई सारे आरोप भी लगाए गए हैं। तो एक्स हैंडल पर राजेंद्र राठौड़ ने ये पोस्ट डाला है, सुनाते हैं क्या कुछ कहा राजेंद्र राठौड़ ने। बार बार ये सवाल उठा रहे हैं, कल भी मुख्यमंत्री ने भी उठाया था, आज भी राजेंद्र राठौड़ उठा रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दे तो है नहीं बेचारों के पास में, ये फालतू की बकवास करते रहते हैं। 2016 में जो परीक्षा पास करता है उस व्यक्ति के बारे में आप 2023 में भी वही फालतू की बातें करते हैं, इसका मतलब मुद्दा नहीं है इनके पास। तो पहले गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से बयान सामने आया, जिस पर अब राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार किया है और कई सारे आरोप भी लगाए हैं। कहा है कि गलत फहमी ना पाल, ये जनता का पर्चा है। पर्ची को लेकर भी काफी ज्यादा जंग छिड़ा हुआ है और एक दूसरे पर लगातार वार और पलटवार किए जा रहे हैं। और अब आपको हनुमानगढ़ की, जहां पर बढ़ती बाइक चोरी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया और 27 बाइक भी बरामद की। टाउन थाना पुलिस ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। एसपी ने बताया कि 4 थानों की पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसमें हनुमानगढ़ टाउन, हनुमानगढ़ जंक्शन, रावतसर और गोलूवाला थाना शामिल हैं। एसपी ने बताया कि चोर रेकी कर बाइक चोरी को अंजाम दे रहे थे और ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते दामों पर बाइक को बेचा करते थे। पुलिस ने तकरीबन 200 सीसीटीवी कैमरों और संदिग्धों के आधार पर कार्रवाई की। पूछताछ में चोरी की अन्य कई वारदातों का भी खुलासा हो सकता है। और नकबजनी की कुछ वारदातें हो रही थी पिछले कुछ दिनों से, तो उसको देखते हुए डीएसटी प्रभारी ओम प्रकाश सुखार के नेतृत्व में डीएसटी टीम और थानों की विशेष टीमों को इस काम में लगाया गया था। और इन लोगों ने लगभग 200 सीसीटीवी कैमरे चेक करके और पूरे जो पुराने संदिग्ध लोग थे उनके ऊपर लगातार निगरानी रख के 7 वाहन चोर, मोटरसाइकिल चोर इन्होंने गिरफ्तार किए और उनसे इन्होंने अभी तक 27 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली है। और बात 12 की, जहां पर पीएम आवास के सहरिया आदिवासी लाभार्थियों ने दबंगों से परेशान होने का आरोप लगाया है, जिसके बाद परेशान गांव वालों ने शाहबाद एसडीएम कार्यालय के बाहर इकट्ठा होकर एसडीएम पूजा मीणा को ज्ञापन भी सौंपा। गांव वालों का आरोप है कि गांव के दबंग जबरन उनके घर को ठेका बनाने की मांग कर रहे हैं, जबकि वो खुद अपना घर बनाना चाहते हैं। ग्रामीणों ने जब इसका विरोध किया तो उन्हें काम न करने की धमकी दी जा रही है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने सहरिया आदिवासियों को पक्का घर देने के लिए विशेष पैकेज का ऐलान किया था और इसके तहत 12 जिले के करीब 13,000 सहरिया परिवारों के खाते में मकान बनाने के लिए पहली किस्त के तौर पर 90 हजार रुपए डाले गए हैं। हमारे गांव में टेंडर मांगने के लिए दरसिंह भी आया था, उसमें कह रहा है कि ठेके से मुझे मकान दो। हम सहमत नहीं है ठेका देने के लिए, हमारा मकान है हम ही बनाएंगे। वो धमकी के चक्कर में ना तो जीसीपी जब्त करना चाहता है, मतलब टेंडर ना देने के कारण। और रुक करेंगे अगली खबर का। डिडवाना से खबर है, जहां पर नगर परिषद इन दिनों सुर्खियों में है। ताजा मामला आयुक्त और पार्षद के बीच का है। मामला आयुक्त और पार्षद के बीच बिगड़ गया है। घटनाक्रम भी बड़ा हैरान करने वाला है। डिडवाना के पार्षद रघुनाथ दास मोट ने आयुक्त के ऑफिस में जाकर आयुक्त के सामने ही उनकी पोल खोलनी शुरू कर दी। पार्षद ने नगर परिषद आयुक्त पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। अपने चहेतों को अतिरिक्त रेट में टेंडर देने के आरोप लगाए गए। वहीं अपने ड्राइवर को भी टेंडर देने का आरोप लगाया। पार्षद की हिम्मत देख आयुक्त बिफर पड़े और पार्षद को देख लेने की धमकी दी। उसके बाद पार्षद ने भी धमकी दे डाली। मामला इतना बिगड़ा कि धमकी तक मामला पहुंच गया। पार्षद ने आरोप लगाया कि लगातार नगर परिषद में भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, लेकिन कोई अपनी आवाज बुलंद नहीं कर रहा। 50 सालों से मैं राजनीति से हूं,
मेरे दामन पर किसी तरह का कोई दाग नहीं है, मैंने किसी तरह का कोई फर्जी पट्टा नहीं बनाया, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। कई दिनों से पड़ी है, इसके लिए वो बच्चे आए थे, बच्चों को इसने बहुत फायदों की तली बीच में मेरे पर आरोप लगा दिया, भ्रष्टाचार भी है, गांव बेच दिया, म्यूनसिपलिटी बेच दी। अगर तो मैं भी दामन पे आज 50 साल से जो दाग नहीं है, हम आते हैं यहाँ म्यूनसिपलिटी में सफाई के लिए, और ये म्यूनसिपलिटी की सफाई कर रहा है। टेम्पो का ठेका अपने दोस्त को दे दिया, भादरा का 700 कुछ रुपये रेट थी, 1300 में दे दिया। बिजली का ठेका अपने ड्राइवर को दे दिया। तो भ्रष्टाचार की भी हद होती है, तो भी मतलब कोई बोल नहीं रहे। मैं बराबर संघर्ष कर रहा हूँ, संघर्ष करूँगा। और अगली खबर झुंझुनू से है, जहां पापूरना गांव में लोगों ने टूटी सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित ग्रामीणों और दुकानदारों ने सड़क पर पत्थर डालकर जाम भी लगा दिया। ग्रामीणों की मांग है कि टूटी सड़क की जल्द मरम्मत करवाई जाए। दुकानदारों ने बताया कि टूटी सड़क से आए दिन हादसे हो रहे हैं, वहीं डंपर के कारण मिट्टी उड़ती रहती है। धूल मिट्टी उड़ने के कारण आसपास के लोगों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज करमाड़ी ग्राम की ये जो रोड है संजय नगर की तरफ जाने वाली, इसको यहाँ के जो लोकल ग्रामीण हैं और जो दुकानदार हैं उन्होंने जाम करके सुबह से 9 बजे से और ये मांग कर रहे हैं जो रोड पूरी तरीके से जो भारी ओवरलोड जो डंपर चलते हैं उनसे जो क्षतिग्रस्त हो गई है, इस रोड का जल्द निर्माण करवाया जाए। और जब तक निर्माण नहीं हो जाए इस पर पानी का छिड़काव किया जाए, जिससे उड़ने वाली धूल मिट्टी है उस लोगों के स्वास्थ्य पर नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़े। और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसे लेकर डूंगरपुर जिले में आज बैठक आयोजित की गई। इस मीटिंग में सीडब्ल्यूसी के मेंबर और पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय, इलेक्शन कमेटी के मेंबर रामलाल जाट और विधायक रोहित बोहरा भी मौजूद रहे। बैठक में पुराने विवाद को भूलकर एकजुटता का संदेश दिया गया। वहीं इस मौके पर डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा ने उनके खिलाफ प्रचार पर अपना आक्रोश भी जाहिर किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के खिलाफ काम करने वाले लोगों को वो कभी माफ नहीं कर सकते। मैं निर्दलीय की तरह चुनाव लड़ा और पार्टी के नेता दूसरे के साथ प्रचार कर रहे थे। ऐसे लोग ही आज कांग्रेस पार्टी की जाजम पर आकर बैठे हैं, जो कि पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे। उनको पार्टी से बाहर निकालना पड़ेगा। जो कार्यकर्ता कहेगा जो होगा, इन लोगों ने जो परंपरा बना रखी है, ये लोग जैसा चाह रहे हैं वैसे उसी तरह पार्टी करेगी। कार्यकर्ताओं के अलग हटके पार्टी कोई ऐसा काम नहीं करेगी, लेकिन सबको साथ लेकर चलने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। शानदार हमारी योजना अशोक गहलोत जी के समय रही है, शानदार हमारे काम है। भारतीय जनता पार्टी ने जो पर्ची की सरकार बनी है, तो आपने देखा होगा परफॉर्मेंस, हमारे विधायक जी भी आपको बताएंगे कि विधानसभा में किस तरह इन योजनाओं को नहीं तो बंद कर रहे हैं, नहीं चालू कर रहे हैं, उसमें पैसा देना बंद कर दिया। आम आदमी तकलीफ में है। और अगली खबर अजमेर से है, जहां कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ ने बीजेपी पर निशाना साधा। धर्मेंद्र राठौड़ ईआरसीपी समझौते को पूर्वी राजस्थान की जनता के साथ धोखा बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि योजना को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री अलग बयानबाजी कर रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री इस योजना को लेकर अलग बयान दे रहे हैं। ऐसे में जनता किस पर विश्वास करे? इस एमओयू में राजस्थान और मध्य प्रदेश को मिलने वाले पानी की मात्रा का जिक्र तक नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जल शक्ति मंत्री मीडिया से बातचीत के दौरान 2500 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलने की बात कर रहे हैं, तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री विधानसभा में 3500 एमसीएम से भी अधिक पानी मिलने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसे लेकर लगातार अलग अलग बयान आ रहे हैं। मैं एक आपको जानकारी दूंगा कि ईआरसीपी और पीकेसी को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के बीच हुआ एमओयू पूर्वी राजस्थान की जनता के साथ छलावा है। इस एमओयू में राजस्थान और मध्य प्रदेश को मिलने वाले पानी की मात्रा का जिक्र तक भी नहीं है। कल माननीय जल शक्ति मंत्री जी ने मीडिया से बयान दिया कि राजस्थान को 2500 मिलियन क्यूबिक मीटर एमसीएम पानी मिलेगा, जबकि विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया कि 3500 एमसीएम से भी अधिक पानी मिलेगा। तो दोनों के बयान में विरोधाभास है, किसका बयान सही माने? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कह रहे हैं 2500 एमसीएम मिलेगा, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं विधानसभा में 3500 से भी अधिक मिलेगा।
और खबरों में आगे बढ़ते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आज शहर की जलापूर्ति की समस्या के समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए फौजसागर झील से जलापूर्ति के पुराने प्रस्ताव को पुनर्जीवित करते हुए जलदाय अधिकारियों की मौजूदगी में फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया। देवनानी ने झील से प्लांट तक पानी की आवक और फिर फिल्टर होकर घरों में नल के जरिए पहुंचने की प्रक्रिया को देखा। इस दौरान देवनानी ने पूर्व की कांग्रेस सरकार से दिशा में कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने को लेकर भी जमकर खरी खोटी सुनाई। में पानी की समस्या 2018 तक तो ठीक चला, उसके बाद लगातार सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा गईं और 2023 आते आते पानी बिल्कुल लोगों के त्राही त्राही मच गई। मैंने उस समय वादा किया था कि हम पानी की व्यवस्थाओं में सुधार करेंगे। तत्काल सरकार बदली, अधिकारियों से बात की और एक अधिकारी ने किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं दिखा, उस अधिकारी को यहाँ से रवाना भी कर दिया। बात अलवर की, जहां पर लोकसभा चुनाव का फीडबैक लेने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश आज अलवर पहुंची। यहां उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक ली। मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकप्रिय और मेहनती व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी राम के नाम पर राजनीति कर रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि अब असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए वो लोगों के घर घर पहुंच रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, जबकि बीजेपी धर्म और जाति की राजनीति कर रही है, जिसका जवाब उन्हें लोकसभा चुनाव में मिल जाएगा। आजादी से लेके आज तक की भारतीय जनता पार्टी जो राम नाम के नाम पर या किसी और इन मुद्दों के नाम पर चुनाव लड़ना चाह रही है, तो राम को लाने की बात करते हैं। राम गए कहाँ थे? राम आपके और हमारे सबके हृदय में है। राम हमने सृष्टि का जब से जन्म लिया, हर व्यक्ति की आत्मा में बसे हुए हैं राम। तो ये इस तरह की बातें करके देश को गुमराह करने की जरूरत नहीं है। तो वहीं केंद्र सरकार की ओर से आज अंतरिम बजट पेश किया गया, जिसे लेकर लोगों में काफी खुशी नजर आ रही है। भरतपुर में जनता ने बजट को कई मायनों में सराहा। वित्त मंत्री ने तमाम सेक्टर्स और वर्गों को बजट के माध्यम से साधने की कोशिश की है, जिसे लेकर न्यूज 18 की टीम ने भरतपुर की जनता की राय जानने की कोशिश की। देखिए बजट को लेकर लोगों ने क्या कुछ कहा। किया गया और पेश बजट में कई बड़ी बातें सामने आई। जिस तरह से नैनो यूरिया का दायरा बढ़ाया गया, छोटे सिटियों में मेट्रो चलाने की घोषणा की गई, एयरपोर्ट नए बनाने की घोषणाएं की गई, उनको लेकर के तमाम जो लोग हैं वो इस अंतरिम बजट से काफी खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरह से किसान लगातार देख रहे थे कि उनको कुछ होगा, सम्मान निधि को लेकर के कुछ बातें कही गई थी, उनको लेकर के हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातेंगे। आज अंतरिम बजट पेश हुआ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, आपने भी सुना, किस तरह से इस बजट को देखते हैं आप? देखिए, पिछले 10 वर्षों से लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार काम कर रही है और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विकास की जो धारणा है उसको लेकर लगातार समाज के सभी वर्गों के लिए निश्चित रूप से ऐसे आयाम पिछले बजटों में और इस बजट में प्रस्तुत किए गए हैं। यही कारण है कि 25 करोड़ से अधिक लोग बीपीएल की श्रेणी से बाहर निकले हैं, गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। यहाँ तक अगर हम इस बजट की बात करें तो आप देखिए, इसमें जो मोदी जी कहते हैं कि 4 वर्ग हैं, युवा, महिला, किसान, गरीब, इन सबके लिए इस बजट में कुछ ना कुछ दिया गया है। अगर हम बात करें युवाओं की तो 1 लाख करोड़ का फंड उनके लिए दिया गया है। 55 लाख नए अवसर रोजगार के उपलब्ध कराए जाएंगे। अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो 517 नए उड़ान योजना के अंतर्गत रूट निर्धारित हैं। 40,000 बोगियों का अपग्रेडेशन वंदे भारत में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त नए मेट्रो और रेल से नए शहर जोड़े जाएंगे। महिलाओं के लिए 2 करोड़ नए घर, गरीबों के लिए जिनमें 70% घर महिलाओं को दिए जाएंगे और उसमें सबसे बड़ी विशेषता है किराए पर रहने वाले लोगों के लिए घर उपलब्ध कराए जाएंगे। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं, आगामी महीनों में लोकसभा चुनाव होने हैं, उनकी वजह से सरकार पूरा बजट पेश नहीं कर सकती थी। सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया और अंतरिम बजट में सिर्फ चुनाव या नई सरकार गठित होने तक खर्चों की पूर्ति के लिए सरकार अनुदान बजट पेश करती है। तो हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद भी सरकार से नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उसकी अपनी मर्यादाएं हैं, चुनाव आयोग की सीमाएं हैं, जिसमें वो बहुत ज़्यादा घोषणाएं नहीं कर सकती। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने 2 कदम बहुत अच्छे उठाए कि ना तो सरकार ने जीएसटी और इनकम टैक्स और इम्पोर्ट ड्यूटी में कोई चेंज किया, नए कर उन्होंने नहीं लगाए,
घोषणाएं छूट की वो चूकी कर नहीं सकते थे, सीमाएं थी, इसलिए वो छूट की सीमाओं की उम्मीद करना एक सरकार के साथ बेईमानी होती। लेकिन फिर भी इसके बावजूद अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। रामलला के दर्शन के लिए आज प्रतापगढ़ से 50 राम भक्तों का पहला जत्था अयोध्या के लिए रवाना हुआ। ये राम भक्त कोटा से आस्था स्पेशल ट्रेन के जरिए अयोध्या पहुंचेंगे। सभी राम भक्तों को राम वाटिका कार्यालय पर मंगल तिलक लगाकर उपरना उड़ाकर उन्हें विदाई दी गई। उत्साहित राम भक्त इस दौरान झूमते और नाचते गाते हुए नजर आए। जिले के 84 से बीएपी विधायक राजकुमार रोत के रामायण पर विवादित बयान के बाद हिंदूवादी संगठनों में भारी आक्रोश है। विरोध करते हुए जनजाति सुरक्षा मंच ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बता दें कि 24 जनवरी को एक सभा में विधायक ने श्री राम और रामायण के सभी पात्रों को काल्पनिक बताया था, जिसे लेकर जिले में तमाम संगठनों में रोष है। संगठन का कहना है कि राम हमारे आदर्श हैं, उन पर टिप्पणी हमें बर्दाश्त नहीं है। राजकुमार जी रोत, जिन्होंने 24/1/2023 को एक स्टेटमेंट दिया कि राम काल्पनिक हैं और रामायण के पात्र भी सब काल्पनिक हैं, जबकि राम हमारे जनजाति के आराध्य देव हैं और जनजाति के ही नहीं, सिर्फ सारे सनातनी धर्म के लोग जो हैं, हिंदू लोग हैं, वो राम को आराध्य मानते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।